हेलो एंड वेलकम। तो लास्ट क्लास में हमने किया था गियासुद्दीन बलबन के बारे में कि वो एज अ मिनिस्टर ऑफ नासिरुद्दीन महमूद कैसे थे। फिर हमने पढ़ा कि 1266 में नासिरुद्दीन महमूद जो हैं वो मर जाते हैं और उनके मरने के बाद गियासुद्दीन बलबन जो हैं ये खुद एक सुल्तान बन जाते हैं। तो अब उसी के आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं द सेकेंड इलबारी डायनेस्टी। इलबारी डायनेस्टी जो इल्तुतमिश ने इस्टेब्लिश किया था उसको फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी हम लोग कह रहे थे। तो सेकेंड इलबारी डायनेस्टी क्या कॉन्सेप्ट है ये? तो गियासुद्दीन बलबन जो 1266 से 1286 तक हैं, 1266 से 86 तक। तो अर्ली करियर एंड एक्सेशन। गियासुद्दीन बलबन ऑल्सो बिलोंग टू द इलबारी ट्राइब ऑफ हिज मिनिस्टर इल्तुतमिश। ही और हिज ओरिजिनल नेम वॉज बहाउद्दीन. His grandfather is also said to have been a great Khan over 10,000 houses. In his youth, he fell into the hands of Mongols along with some other members of his family. He was sold as a slave to Jamaluddin of Basra, a man of virtue and learning, who brought him up like a son. In 1232, Balban was purchased by Iltutmish, who made him his personal attendant. He quickly rose to one of the 40 most trusted and powerful Turkish slave officers of Iltutmish. He reached the pinnacle of power under the weak successor of Iltutmish. तो हम लोग जो है ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बलबन के अर्ली करियर और एक्सेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये कैसे फाइनली सुल्तान बने। तो बलबन जो है वो खुद भी इलबारी ट्राइब के ही थे, जिस ट्राइब से इल्तुतमिश हुआ करते थे। जिस कबीले के इल्तुतमिश थे उसी कबीले से ये भी हुआ करते थे, उसी जनजाति को ये भी बिलोंग करते थे। इनका असली नाम बहाउद्दीन था। इनके ग्रैंडफादर जो हैं माना जाता है कि एक ग्रेट खान हुआ करते थे। और फिर जो बलबन जो हैं वो काफ़ी छोटे ही थे तो इनको जो है मंगोल्स को बेच दिया गया। इनको और इनके फैमिली के कुछ लोगों को मंगोल्स को बेच दिया गया और मंगोल्स के हाथ लग गए। तो मंगोल्स के जब ये हाथ लग गए तो मंगोल्स ने इनको गुलाम बना करके जमालुद्दीन, बसरा के जमालुद्दीन को बेच दिया। ये जमालुद्दीन जो है ये बहुत ही अच्छे इंसान थे, तो इन्होंने जो है बलबन को अपने बेटे की तरह माना। और 1232 में बलबन को जो है इल्तुतमिश ने फाइनली जमालुद्दीन से ख़रीद लिया और इल्तुतमिश ने इनको अपना पर्सनल अटेंडेंट बना लिया, खस्सादर। और इसके बाद बहुत ही जल्दी अपने एबिलिटीज़ से ये इल्तुतमिश के द 40 या फिर दल चालीसा के एक मेंबर बन गए, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर क्या हुआ कि ये जो है क्योंकि इल्तुतमिश के जो सक्सेसर्स थे वो वीक थे, जैसा हमने पीछे भी पढ़ा बाकी के वीडियोस में, तो ये जो है जल्द ही अमीर शिकार बन गए। अमीर शिकार यानी कि जो अस्तबल का ध्यान रखे, जहाँ पर घोड़े रहते हैं उसका ध्यान रखे। तो बहराम के अंदर जो है, बहराम शाह के अंदर ये जो है अमीर शिकार बन गए। उसके बाद अमीर हाजिब बने, लॉर्ड चैम्बरलेन, मसूद के अंदर, अलाउद्दीन मसूद के अंदर। और टेरिटरीज़ ऑफ हंसी और रेवाड़ी जो है वो इनके अंदर आ गया। इसके बाद फिर इन्होंने जो है एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले किया नासिरुद्दीन महमूद को थ्रोन पे बिठाए रखने में। हमने पढ़ा कि कैसे सारे दुश्मनों से ये अपने पर्सनल फ्रंट पर लड़ रहे थे और यही पॉलिसीज़ बनाते थे और सारी चीज़ें यही करते थे। एट द एक्सप्रेस डिज़ायर ऑफ लैटर द 40 परमिटेड बलबन टू टेक चार्ज ऑफ गवर्नमेंट एज वज़ीर। और दल चालीसा के ही ख्वाहिश से बलबन जो है वो जो है एक वज़ीर बने और वज़ीर बनने के बाद नायाब ए ममलिकत भी बने, जिसको कि डिप्टी सुल्तान भी कहा जाता है। और जो है इन्होंने अपने पूरे टाइम पर नासिरुद्दीन महमूद के साथ बड़ी अच्छे रिलेशंस रखे। और जब नासिरुद्दीन महमूद की डेथ हो गई तो बलबन जो है वो उन्होंने खुद को सुल्तान बना दिया। अब ज़रा नासिरुद्दीन महमूद के सक्सेसर्स के बारे में जान ले। तो नासिरुद्दीन महमूद इज सेड टू हैव एटलीस्ट 4 sons and some other male relations who had better claim to the throne on hereditary basis. Nothing is known about their fate on the eve of the death of the Sultan. It is, however, universally believed that Nasiruddin died after a brief illness without leaving behind any male heir to the throne. He had probably nominated Balban to the throne before his death. The contention of Isami that Nasiruddin was poisoned to death by Balban
does not seem to be true in view of very affectionate relations that existed between the two. During his long tenure as minister, Balban had thoroughly consolidated his position and was recognized as most powerful and undisputed leaders of Shami nobles. He already enjoyed the insignia of royalty and was frequently addressed as Sultan during the lifetime of Nasiruddin. Therefore, there was no question of any opposition to Balban's accession to the throne in 1266. He enjoyed a long reign of 20 years. तो क्या कहा जाता है, नासिरुद्दीन के कम से कम 4 बेटे थे और भी बाकी लोग थे मेल में, जो कि नासिरुद्दीन के मरने के बाद जिनका जो है हेरिडिटरी बेसिस पर, अगर आप पारिवारिक मुद्दों को देखो तो पारिवारिक बेसिस पर उनको ज़्यादा बेटर क्लेम था कि वो सुल्तान बने। लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि वो फिर उनके साथ हुआ क्या क्या नहीं हुआ। यूनिवर्सली माना जाता है कि नासिरुद्दीन जो है थोड़े समय की बीमारी के बाद नासिरुद्दीन जो है वो मर गए और उनके कोई भी मेल एयर या मेल क्लेमेंट टू द थ्रोन नहीं थे। और माना जाता है कि उन्होंने ही बलबन को नॉमिनेट किया था कि बलबन उनके बाद राजा बने। इसामी का कहना है कि नासिरुद्दीन को जो है बलबन ने ही पॉइजन कर दिया और मार दिया, पर यह गलत लगता है जानकर, क्योंकि बलबन और नासिरुद्दीन के बीच में बहुत ही अच्छे गहरे संबंध थे। और जो अपने लंबे समय जब बलबन जो है जब मिनिस्टर की तरह उन्होंने सर्व किया तो उन्होंने कंसोलिडेट किया पूरे एम्पायर को। वो शमी नोबल्स में सबसे पावरफुल थे। उनको जो है फ्रीक्वेंटली लोग सुल्तान की तरह एड्रेस करते थे नासिरुद्दीन के लाइफ टाइम में ही, जब नासिरुद्दीन जीवित थे तभी। तो ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज नहीं करता है कि बलबन जो है वो जो उनको कोई ऑपोजिशन था ही नहीं थ्रोन पर, तो वो क्यों ही मारते। उन्होंने जो है एक लॉन्ग रेन ऑफ 20 ईयर्स नासिरुद्दीन महमूद ने इंजॉय किया। Early difficulties. Balban was faced with numerous political and administrative problems on his accession to the throne owing to the weakness and incompetence of successors of Iltutmish. The prestige of the crown had sunk very low. The Sultan was treated as a puppet by the nobility and detested and held cheap by the people. The Turkish nobles, particularly those who belonged to the gang of the 40, had become power drunk. They were the kingmakers, therefore, they rightly considered themselves to be the partners in the state enterprise. The provincial governors were usually insubordinate towards the central government and aggressive, rather autocratic, in the matter of administration of the territories under their charge. The country was exposed to the Mongol raids which had been on the increase since the death of इल्तुतमिश। तो माना जाता है कि जब नए नए सुल्तान बने तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, स्पेशली इल्तुतमिश के जो सक्सेसर्स थे, इल्तुतमिश के बाद जो उत्तराधिकारी आए वो काफ़ी वीक थे। सुल्तान जो है वो कठपुतली बन के रह गए थे नोबेल के हाथों के, और नोबेल जो है वो पावर हंग्री थे। दल चालीसा के लोग सब चाहते थे कि वो पावरफुल बन जाए, क्योंकि सबके सब किंग मेकर बनना चाहते थे। प्रोविंशियल गवर्नर्स जो हैं उनको जो है बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की वो बातें नहीं मानते थे, रैदर ऑटोक्रेटिक थे, मतलब वो अपनी चलाते थे। और जो कंट्री था उस पर मंगोल्स बार बार आक्रमण करके लूटपाट करके ले जाते थे। इसके साथ साथ हिंदू स्टेट्स राजपूताना में, सेंट्रल इंडिया में उनका जो है पावर बढ़ गया था और वो मिलिट्री प्रेशर क्रिएट करते थे सल्तनत के बॉर्डर्स पर। हिंदू चीफ्टन्स जो दोआब रीजन में थे, गैंगेटिक वैली में थे, वो भी सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे दिल्ली सल्तनत के लिए। रॉयल ट्रेजरी जो है वो पूरी की पूरी खाली थी। स्टेट की रेवेन्यू इतनी भी नहीं थी कि वो डिफेंस रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। नासिरुद्दीन के रेन के समय बलबन जो है उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल में रखा 20 सालों तक, लेकिन उन्होंने क्या किया, स्टेटस को मेंटेन किया, है ना, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ढूंढा, बस किसी तरह से बचाए रखा एम्पायर को। बट जब वो थ्रोन पर आए, बलबन टुक अप द टास्क विथ एलैक्रिटी।
eradicated most of the changes to the state and consolidated the foundations of the sultanate। लेकिन अब वो ज़्यादा एक्टिव हो गए जब वो खुद सुल्तान बने। उन्होंने जो है रिफॉर्म्स वो लेकर आए इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, आर्मी को रीऑर्गेनाइज करना, कंस्ट्रक्शन करना रोड का, अप्रोप्रिएट करना अरेंजमेंट टू द सेफ्टी ऑफ इंटरस्टेट ट्रैफिक, रिफॉर्म ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, है ना, जस्टिस को सुधारना, न्याय बेहतर करना, अरेंजमेंट बनाना कि टैक्स अच्छे से कलेक्ट हो सके, तभी तो रेवेन्यू आएगी, और रेवेन्यू आएगी तभी तो कहीं पर खर्च कर पाएंगे, फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक करना, और प्रोविंशियल गवर्नर्स के पावर को कम करना ताकि वो कभी भी एम्पायर से अलग ना हो और एम्पायर का हमेशा उन पर सुपरविजन रहे, एंड डिस्करेज्ड वाइस एंड लग्जरी अमंग द नोवेलिटी, और नोवेल को जो लग्जरी मिल रही थी उसको बंद किया कि ये एम्पायर के पास पैसा नहीं है और आप लग्जरी कर रहे हैं, एम्पायर वीक पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें बलबन ने बंद करके कंसोलिडेट करने की, एम्पायर को ठोस करने की कोशिश की। अभी ये सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले और आर्मी को कैसे रीऑर्गेनाइज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल बलबन पेड हिज अटेंशन टू ऑर्गेनाइजिंग द मिलिट्री upon whose strength and solidarity depended the very existence of the state. He reorganized the royal army and put it on a war footing. The army establishment was separated from the rest of the civil departments. It was taken out of the control of wazir as well as the finance minister. तो क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया। बलबन ने अपना पूरा का पूरा ध्यान जो है मिलिट्री स्ट्रेंथ को सॉलिड करने में लगा दिया, क्योंकि उनको पता था कि स्टेट रहेगा कि नहीं ये बस उसके मिलिट्री स्ट्रेंथ से तय हो सकता है। उन्होंने जो है रॉयल आर्मी को वॉर फुटिंग के लिए प्रिपेयर किया, आर्मी को इस्टेब्लिश किया बाकी सिविल डिपार्टमेंट से हटा करके, और फिर आर्मी को जो है वज़ीर के कंट्रोल से निकाला, फाइनेंस मिनिस्टर के कंट्रोल से निकाला। Imadul Mulk, a competent military general and personal friend of the Sultan, was appointed Diwan-e-Ariz or the army minister with powers equivalent to those of central ministers. और इमादुल मुल्क जो कि बलबन के दोस्त हुआ करते थे, उनको बलबन ने जो है दीवान-ए-अरिज या फिर आर्मी मिनिस्टर बनाया और बाकी सेंट्रल मिनिस्टर्स के बराबर पावर दिया उनको जो है रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट्स मैनेज करना, सोल्जर्स को देखना और फिर उनको पे करना, एक्टेड एज अ पे मास्टर जनरल ऑफ द आर्मी, ये सारे काम दिए उनको। दीवान-ए-अरिज looked after the forts and other defenses of the state and deployed royal forces at strategic places, albeit he did not enjoy actual command of the army. The supreme command of the royal forces, however remained in the hands of Sultan. दीवान-ए-अरिज हर चीज़ देखते थे, वो किला को कैसे किला की देखभाली कैसे करनी है, बाकी डिफेंस रिलेटेड चीज़ें क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, स्ट्रैटेजिक जगहों पर कैसे सोल्जर्स को डालना है, सारा चीज़ ये कर सकते थे। पर एक्चुअल कमांड अब भी मेन हेड कौन थे, सुल्तान ही थे। Qutbuddin Aibak and Iltutmish had introduced the system of granting lands to the minister officers in lieu of salaries. Many of these officers had since expired or retired because of old age, but their descendants held the fiefs as family heritage. Balban ordered the resumption of all the fiefs whose original grandees had died and their successors did not render military service. Pensions were of course granted to the widows and other dependents of the deceased fief holders. This caused a hue and cry among the nobility. They approached Fakhruddin, the aged Kotwal of Delhi and a friend of the Sultan, to plead with the latter on their behalf. On his intervention, Balban gave up his wise policy and the old social evil of granting lands to the nobles in lieu of military service continued. The basic composition of the army therefore remained as before, feudal in nature. तो क्या हुआ ना, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने जो है मिलिट्री सर्विस के बदले लैंड देना शुरू कर दिया था, और लैंड देते देते क्या हो रहा था कि एम्पायर वीक हो रहा था, रेवेन्यू नहीं आ रहा था। तो बलबन ने क्या कहा कि जो भी लोग हैं जिनके फैमिली से अब हमको मिलिट्री सर्विस नहीं मिल रही है, जो मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करता था उसकी डेथ हो गई है, तो उसके हाथ से लैंड ले लेंगे। हाँ, उसकी जो विडो है या उसके जो बच्चे हैं जो डिपेंडेंट हैं उनको पैसे दिए जाएंगे, लेकिन लैंड अब उनका नहीं रहेगा। इससे क्या हुआ कि हाहाकार मच गया। लोग जो हैं
सारे लोग जो हैं नोबेल्स लोग मिल करके जो है वो फ़खरुद्दीन के पास गए, जो कि कोतवाल थे दिल्ली के और बलबन के दोस्त भी थे, और उन्होंने कहा कि बलबन से बात करो भाई, ये क्या कर रहा है। तो फिर जो है फ़खरुद्दीन ने जो है वो बलबन से उन्होंने बात किया और कहा कि लोगों के बारे में बताया कि लोग जो हैं इस डिसीज़न से बिल्कुल खुश नहीं हैं। तो फ़खरुद्दीन के इंटरवेंशन से बलबन ने जो है अपनी ये बहुत ही वाइज पॉलिसी है ना, फ्यूडलिज्म हटा देते तो काफ़ी रेवेन्यू वाले प्रॉब्लम्स जो हैं ख़त्म हो जाते, सेंटर स्ट्रांग हो जाता। लेकिन बलबन को ये वाइज पॉलिसी उस समय छोड़ना पड़ा, इसलिए कहते हैं कि मिलिट्री सिस्टम में कुछ खास सुधार आया नहीं, क्योंकि वो पहले की तरह फ्यूडल था। बलबन जो है वो रिवॉल्यूशनरी चेंजेस ला नहीं पाए, कोई प्रोविज़न नहीं कर पाए कि परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करें, या फिर दो द नंबर ऑफ रॉयल गार्ड्स वर रेज्ड टू सेवरल थाउजेंड्स एंड दे कंस्टिट्यूटेड इन फैक्ट वेल इक्विप्ड एंड हाईली एफिशिएंट स्टैंडिंग आर्मी। रॉयल गार्ड्स बढ़ाए गए जो कि एक स्टैंडिंग आर्मी इंस्टीट्यूट करते थे, बट जो प्रॉपर है ना परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी वैसा नहीं बन पाया। प्रोविंशियल गवर्नर्स जो हैं वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है प्रोवाइडेड मिलिट्री कंटिजेंट, प्रोविजनल गवर्नर जो है वो मिलिट्री हेल्प देने लगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, जैसा भी स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड होता था। पर्सनल इंटरेस्ट टेकन बाय द सुल्तान एंड द विजिलेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एफिशिएंसी एंड टोन ऑफ फ्यूडल तो था नेचर, लेकिन वो काफ़ी हद तक पहले से इम्प्रूव हुआ था, लेकिन अभी भी फ्यूडल ही था। अब लॉ एंड ऑर्डर को वापस से कैसे मेंटेन करवाया? तो द very first problem of law and order related to the protection of life and property of the people in and around the capital itself. Barani informs us that during the period of weak successors of Iltutmish, the Meos and Mewatis in the neighborhood of Delhi had grown in power and multiplied in number. They were formed into numerous robber bands and restored to highway robbery on a large scale. The thick jungle, which had grown all around Delhi and unreclaimed land of Haryana, covered with thorny shrubs and sand dunes, were their main hideouts. The Meos had become so daring that they sometimes carried their plundering raids within the capital right beneath the walls of the royal palace. They entered the town at night, broke through the walls into the houses, and molested the people in other ways. तो क्या कहा जा रहा है कि न्याय की जो व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। बर्नी कहते हैं कि इल्तुतमिश के सक्सेसर्स वीक थे, इस वजह से मेवाती, मियो ये लोग बहुत स्ट्रांग हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए, इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। और ये लोग जो हैं इन्होंने ये डकैती पर उतर आए थे और ये जो है लार्ज स्केल में डकैती करते थे, हाईवे रॉबरी किया करते थे। और दिल्ली के चारों तरफ जो है, जो हरियाणा का जो लैंड था वहाँ पर जो है बहुत ही जंगल और सैंड ड्यून्स वाला एरिया हो गया था। तो ये लोग जो है हिल वाला एरिया है, जंगल है, तो इनके लिए भागना भी बड़ा ईजी था। मियो इतने डेयरिंग हो गए थे कि वो जो है वो क्या करते थे, वो कैपिटल तक घुस आते थे और फिर जो है रॉयल पैलेस के इर्द गिर्द भी घुस आते थे और वो टाउन रात में घुसा करते थे और वॉल्स वगैरह जो हैं उसके थ्रू घर में घुस जाते थे और लोगों को मोलेस्ट किया करते थे। In the words of Barni, the people of Delhi were unable to sleep owing to the fear of Meos, who had also plundered all the inns in the neighborhood of Delhi. Balban adopted stringent measures to deal with this problem. He moved out of the capital and set up his military camp in the heart of the Meo-infested areas. The jungle around Delhi was cleared and roads constructed to facilitate the movement of army. A fort was built at Gopalgir and many police posts established in whole Ikta of Delhi. Balban meted out a very cruel treatment to the Mewatis and their families. About 100,000 males, about above 12, were massacred in cold blood. Their women were enslaved, properties pillaged, and houses put on fire. Their lands were confiscated and distributed among his enterprising Turco-Afghan officers. Balban's blood and iron policy bore fruit
and within a year capital was made safe from Mewati menace. The provincial governors were entrusted to enforce law and order within the dominance of all means. Burney records that fear of governing power, which is the basis of all good government and the source of glory and splendor of the state, had departed from the hearts of all men, and the country had fallen into wretched condition. But from the very commencement of the reign of Balban, the people became tractable, obedient, and submissive. Self assertion and self will were thrown aside, and all refrained from insubordination and insolence. क्या कहा जा रहा है कि बलबन जो है, जो ये मेवाती और मियो जो है, वो रात में कभी भी घुस जाते थे और लोग जो है सो नहीं पाते थे इस डर से कि वो आकर के वो अटैक कर देंगे, क्योंकि दिल्ली के इर्द गिर्द के सारे एरिया को उन्होंने अटैक कर दिया था। बलबन को जब ये बातें पता चली तो उन्होंने जो है क्या किया, वो दिल्ली के बाहर जो है उन्होंने मिलिट्री कैंप लगा दिया, आर्मी का खेमा लगा दिया, और जो है जहाँ पर मियो ज़्यादातर आया करते थे। दिल्ली के इर्द गिर्द के सारे जंगलों को साफ़ करवा दिया गया और सड़कें बनवाई गई। गोपालगिर में जो है एक किला बनवाया गया और बहुत सारे पुलिस पोस्ट बनवाए गए पूरे दिल्ली के इक्ता के चारों तरफ। बलबन जो है उन्होंने बहुत ही क्रूअल ट्रीटमेंट किया मेवाती और उनके परिवार के साथ। 100,000 मेवाती, जो कि 12 साल से ज़्यादा के जो भी मेल थे, उनको मार दिया गया। उनकी जो वाइफ्स हुआ करती थी या जो वुमेन थी, मेवाती वुमेन, उनको जो है एनस्लेव कर दिया गया। प्रॉपर्टी जो उनका था वो लूट लिया गया और उनके घरों को जला दिया गया। लैंड जो है उनका ले करके टर्को अफ़गान ऑफिसर्स को बांट दिया गया। बलबन की इसी पॉलिसी को ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कहते हैं, और इस पॉलिसी ने बहुत ही जल्दी फल भी दिया। कैपिटल तुरंत सेफ हो गया और मेवाती मिनेस ख़त्म हो गया, मेवाती प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। प्रोविंशियल गवर्नर्स जो हैं उनको कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर को हर हाल में मेंटेन करके रखना है। बर्नी कहते हैं कि लोग जो हैं वो डरते तब हैं, गुड गवर्नेंस तभी हो सकता है जब क्या हो, लोग डरें, लोगों के मन में एक डर हो ग्लोरी ऑफ द एम्पायर के लिए, ग्लोरी ऑफ द स्टेट से। और ये जो डर है, ये कहते हैं कि धीरे धीरे इल्तुतमिश के वीक सक्सेसर्स की वजह से निकल गया था। लेकिन जब बलबन आए तो बलबन ने वापस से ये डर लोगों के अंदर डाल दिया और लोग, सोल्जर्स, नोबेल्स सब ओबीडियंट और सबमिसिव हो गए, और बहुत ही जल्दी जो है सुल्तान ने लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने में वो कामयाब रहे। देन Balban then turned his attention towards the refractory Hindu zamindars of Doab and Audh. The people of these regions were rich and prosperous owing to the fertility of the soil. They did not pay taxes to the state regularly, nor permitted to the Muslim officers to establish their foothold in their habitats. They resented and offered tough opposition to Muslim settlers in their midst. The people as a whole felt indignation over the loss of their national independence. Though to their misfortune they failed to produce any leader of standing who could unite them to wage a freedom struggle against the Turkish rule, Balban made up his mind to crush the Hindu resistance in these regions for all times to come. He parcelled out the entire Gangetic Valley into small iktas or fiefs, which were assigned to ambitious Turko-Afghan officers with the instructions to crush the insubordinate infidels by an iron hand. He built strong forts at Kampil, Patiali and Bhojpur, which were heavily garrisoned by the state troops ready to help the Iqtidar in their punitive expedition against the Hindu rebels. The Muslim settlers were granted tax-free lands with powers to defend themselves by force of arms. Burney writes that the Sultan himself went to Kampil and Patiali and stayed in these territories for 5 or 6 months. He put robberies and rebels unhesitatingly to the sword. The route of Hindustan, Audh, was opened, and caravans and merchants could come and go in peace. A lot of the plunder of that region
came to Delhi where slaves and cattle became cheap. तो बलबन ने जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर दिया और बाकी चीज़ें कर ली, तो बलबन का तीसरा गोल क्या था कि दोआब रीजन या फिर औध में जो हिंदू ज़मींदार हैं, जो टैक्सेस पे नहीं करते, ये लोग काफ़ी अमीर थे क्योंकि लैंड जो है वो काफ़ी फर्टाइल था, बट ये टैक्सेस पे नहीं करते थे। इनके साथ अगर कोई मुस्लिम सेटल कर जाते थे तो उनको रहने नहीं देते थे, मुस्लिम ऑफिसर्स को बिल्कुल बसने नहीं देते थे। तो बलबन को लगा ऐसे काम नहीं चलेगा। ये लोग जो है इनकी भी एक बुरी बात ये थी, इनका कह लो कि बैड लक था कि इनके कोई लीडर नहीं थे, वरना हिंदू ज़मींदार्स का ये एरिया जो है ये काफ़ी पावरफुल था, इनके पास रिसोर्सेज थे, ये खुद को टर्किश से इंडिपेंडेंट कर सकते थे, बट इनके पास कोई लीडर नहीं था जो इनको लीड करे। बलबन ने जो है माइंड बनाया कि इनके रेजिस्टेंस को ख़त्म करना है, और वो जो है गैंगेटिक वैली में वो जो है छोटे छोटे इक्तास थे और फीफ्स थे, तो वहाँ पर वो जो है उन्होंने जो है अपने टर्को अफ़गान ऑफिसर्स को जाकर के अपॉइंट किया और बोला कि अगल बगल के लोगों को क्रश करो, जो गलत करें, जो ना दें टैक्स। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत किले बनाए इन्होंने कंपिल, पटियाली और भोजपुर में, जिसमें जो है ट्रूप वगैरह भर दिया गया कि कभी भी कोई भी रिबेलियन करे तो फिर एक्सपीडिशन करने के लिए। मुस्लिम सेटलर्स को टैक्स फ्री लैंड दिया गया विद द पावर्स टू डिफेंड देमसेल्फ बाय फोर्सेस ऑफ आर्म, और उनको जो है आर्म्स भी दिया गया ताकि वो अपने आप को बचा पाएँ, क्योंकि इस लैंड में मुस्लिम्स को बसने नहीं दिया जा रहा था। बर्नी लिखते हैं कि सुल्तान जो है वो खुद कंपली और पटियाली गए और वहाँ पर इन टेरिटरीज़ में रहे 5 से 6 महीने तक। उन्होंने रॉबरर्स और रिबेल्स को जो है मार दिया, जो भी डकैत थे, जो भी रिबेल करते थे, रहने नहीं दे रहे थे, उनको मारा गया। और हिंदुस्तान का जो रूट है उसको ओपन किया गया, वहाँ पर रोड्स बनवाए गए, कारावान्स थे, मर्चेंट भी आ जा सकते थे अब पीस में, क्योंकि रॉबरर्स ख़त्म कर दिया गया, डकैतों को ख़त्म किया गया। और इस रीजन का जो प्लंडर है, मैक्सिमम प्लंडर, अ लॉट ऑफ प्लंडर ऑफ दैट रीजन केम टू दिल्ली, और यहाँ से जो भी प्लंडर करके ले गए वो दिल्ली ले गए, और दिल्ली में जो है स्लेव, गुलाम और कैटल, जानवर जो है वो सस्ते हो गए। While in Oudh, Balban received the news of an uprising in Katehar. He hastened back to the capital, mustered a fresh army, and marched upon Katehar without any loss of time. He wreaked his vengeance upon the rebels like a tyrant. According to Barni, the Sultan ordered general massacre of male population. A stream of blood flowed on the ground, corpses piled up before every village, and stinking of which polluted the atmosphere, resulting in the spread of epidemics. At a later stage, Balban led one such punitive expedition against the rebellious Khokhars of the Salt Range as well. तो अवध में जो है बलबन को जो है क्या हुआ कि बलबन को अपराइजिंग की न्यूज़ मिली कि वहाँ पर अवध में लोग जो हैं वो उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया गया है। तो वो बिना समय गंवाए बलबन जो है लोगों के साथ मिल करके, जब बलबन अवध में थे तो कटेहर में रिवोल्ट हुआ था, आई एम सो सॉरी। तो लोगों के साथ मिल करके, अपने आर्मी के साथ मिल करके बिना समय गंवाए बलबन जो है वो कटेहर गए, और उन्होंने जो है तुरंत ऑर्डर किया कि सारे मेल मेंबर्स को मार दो। बहुत ही लाशें बिछ गई वहाँ पर, पूरे खून से लथपथ हो गया वहाँ की जो ज़मीन है, और जो है पूरा एटमॉस्फेयर जो है ये खून खराबे से भर गया। और बाद में क्या हुआ, बलबन ने जो है ऐसा ही प्यूनिटिव एक्सपीडिशन जो है वो खोखर्स के साथ भी किया सॉल्ट रेंज में। यहाँ तक ठीक है। फिर बलबन्स थ्योरी ऑफ किंगशिप। Balban's theory of kingship. I think the video will be too long, so since we want to complete it in short, so I think we'll do that in another video. Thank you so much. Thank you.